हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Urban local body. The urban local body is a government here. In our town and cities, we have a local government institution that are called the municipalities and the municipal corporations. And the urban area usually a compact or a dense populated area. Municipal administration is a necessity to provide basic civil facility like a water supply, drainage, garbage disposal, public health, primary education, construction, maintenance, and of the road and sanitation. As a local level democratic government, the municipal institutions that are elected by the local people arise the taxes and collected the fees and fine from the publics. They regulate a city life by the laying down to regulation regarding to the building, road network and the garbage disposal. There are many developmental activity undertaken by them like a women and child development and self improvement, etc. The municipal government has made a possible is a participating urban development and local management of the civil facilities. स्थानीय शासन के रिगार्डिंग जो हमारा चैप्टर स्थानीय शासन में जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के विषय में जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो है हम इसके सरकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जिसका हमारा पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि शहरी स्थानीय निकास किस प्रकार होती है। देखिए, शहर में अगर आप देखोगे तो अपना एक रूल रेगुलेशन होता है हर एक चीज़ व्यवस्था करने के लिए, और इसके लिए नगर निगम जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि सारे मेंटेनेंस करने के लिए अग्रसर होता है। हमारे कस्बे और शहरों में स्थानीय शासन की संस्थाएं होती है, जिनके नगर पालिका और नगर निगम कहते हैं। यह एक क्षेत्र प्रायः सदन और अधिक आबादी वाले क्षेत्र भी हो सकते हैं। देखिए, एक सदन क्षेत्र भी हो सकता है, सदन का मतलब होता है छोटी, ठीक है, और एक आबादी वाला क्षेत्र भी हो सकता है। आबादी का मतलब जहाँ पर जनसंख्या अधिक से अधिक हो। नगर पालिका शासन आधारभूत नागरिक सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, पानी की निकासी, कूड़े का निपटान, जन स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, सड़कें का निर्माण और रखरखाव तथा सफाई आदि का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक होती है। कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार जो है नगर पालिकाएं जिनकी चुनाव स्थानीय लोग करते हैं, कि कर लगाने, जनता से कर और जुर्माना वसूलने का अधिकार भी देती है। यानी नगर पालिका की जो इलेक्शन होती है आम जनता में ही होती है, और जनता से ही जो व्यक्ति चुने जाते हैं वही सारे मेंटेनेंस भी करते हैं। जिन पार्टी की मेजोरिटी अधिक होती है उसी में से जो है मेयर भी चुना जाता है। कहते हैं भवन निर्माण, सड़क निर्माण तथा कूड़े का निपटान के निमित्त कर से नगर निगम की सुविधाएं सुव्यवस्थित करते हैं। नारी एवं बाल विकास, झुग्गी वस्तु का विकास कार्य भी इनके माध्यम से ही होती है। नगर पालिकाओं में शहरी विकास एवं जन सुविधाओं के स्थानीय प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का संभव बनाया भी जाता है। तो इस प्रकार जो है नगर निगम का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब उससे अधिक इम्पोर्टेंट जो हमारा आगे का टॉपिक जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए सुधार, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं बीए वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि 74 आर्टिकल्स में क्या क्या बातें को दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। The next topic is the most important here. Reform of introduced by the 74 constitutional amendment. There is the most important the BA class and +1 and +2 and NIS board also. There is a recommendation of creation of the several is the commissions of communities and the appointment by the central government from time to time to improve their urban bodies, resulting in their instrument of the constitution. As 74th Amendment Act of 1992, the earlier state government were free to manage their local bodies as they wished. The amendment made a statutory provision for the establishment and empowerment of functioning of the urban local self-governing institution. The main provision of the act can be grouped under two categories. It is a compulsory and voluntary. There is some of the compulsory provision which are the binding on all the state are. There is the first point here. Constitution of the Nagar is a panchayat, a municipal commissioner, and municipal is a corporations, and small, big, and very big urban area respectively. There is the most important here. The constitution of the Nagar panchayat, municipal councils, and the municipal corporation, and the small, big, and very
big urban areas respectively. There is a reservation of the seat in urban local bodies as scheduled caste and scheduled tribes. Roughly is the proportion of their population. And third is the reservation of the seat for the women up to 1/3 of the seat. And the seat election commissions and constituted to order to conduct of election in their Panchayati Raj body, see the 73 amendment, will be also conduct election to be urban local self-governing of bodies. And the state is a finance commissions constituted as a deal with the financial affair of the Panchayati Raj bodies and also look into the financial affair of the local, urban and self-government bodies. The tenure of the urban local self-governing the bodies are fixed at the 5 years and in case of earlier dissolutions. And fresh election are the held without 6 months. There is the most important here. And some of the voluntary provision which are not be binding but are expected to be absorbed by the state are. There is the first here, give a votings a right to be member of the union and state legislatures is a body. And secondly, are providing to reservation for the backward classes. And third is a giving to financial power in the relation to a tax duty, tolls and free etc. The making of the municipal bodies autonomous on the devolution of the power to this body to perform for some of all their function immigrated in their 12th schedule added to be a constitution through this act and their prepare plan for economic development. In accordance with the 74th Amendment, a municipal corporation and the municipalities is a municipal body or municipal communities are now regulated in the fairly uniform manner in all the state. However, you must be remember that a local self-government continue to be a subject in the state lease. Thus, the 73 and 74 Amendment is a provide to the framework for the state in respect of the local government. Thus, each state has its own election commission which conduct an election to all the local bodies after regular interval of 5 years. Each state has a finance commission to regulate finance of the local bodies, and the cities are reserved in their corporation and municipalities for the scheduled caste and tribes, and other third seats are reserved for the women in all local bodies, urban and rural. ये जो आर्टिकल आपके समक्ष आया है 74वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए सुधार, देखिए 74वें जो दिया गया है 74 संविधान संशोधन, ये कई मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीए के जो है 5th सेमेस्टर में है उन बच्चों के लिए भी जरूरी है ये, ठीक है, और 11वीं और 12वीं के लिए तो है ही जरूरी है, तो आपके समक्ष ही है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आपको करना है, ठीक है। सीबीएसई में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए 11वीं क्लास में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रखता है और ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसलिए आपको ये समझ लेना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि 74 संशोधन में क्या क्या सुधार किए गए थे। कहते हैं समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा शहरी निकाय में सुधार लाने हेतु नियुक्तियां आयोग एवं कमेटियों की सिफारिश और सुझावों की जो है परिणाम स्वरूप संविधान के 74वें संशोधन एक्ट 1992 लागू किया गया था। और पहले राज्य सरकार ने अपने स्थानीय निकाय को अपनी इच्छानुसार प्रबंधन करने की स्वतंत्रता भी दी गई थी, यानी कोई भी व्यक्ति अपने रूल रेगुलेशन के रिगार्डिंग जो है इसको चला सकता है स्वतंत्रतापूर्वक। इस संशोधन ने शहरी स्वशासी संस्थाओं की स्थापना जो है उनके सशक्तिकरण और उनके कार्यप्रणाली के वैधानिक रूप से दिया। और इस एक्ट के मुख्य जो प्रावधानों को 2 वर्गों में अनिवार्य और ऐच्छिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। अनिवार्य प्रावधान में से कुछ जो सभी राज्यों के लिए आवश्यक होते हैं, कुछ इस प्रकार, देखिए ये पॉइंट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि 70वें जो संविधान संशोधन हुआ उसमें कौन कौन जो है विशेष बातों को ध्यान रखा गया। और ये संविधान जो एक्ट पास हुआ था 1992 में पास हुआ था, तो ये सभी बातें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और इससे एग्जामिनर भी काफ़ी आपका जो है प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी भी है। और इसमें आपको ये भी बात ध्यान रखना होगा कि इस एक्ट के जो है प्रावधानों में 2 वर्गों में विभक्त किया गया था, एक अनिवार्य और एक ऐच्छिक के रूप में। चलिए देखते हैं कि इसी कौन कौन सी आवश्यकताएं जो थी अनिवार्य बनाया गया था 74 आर्टिकल के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर यही आया था कि छोटे बड़े और बहुत बड़े शहर क्षेत्र में क्रमशः नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निकाय का गठन करना। देखिए 74 आर्टिकल्स का पहली बातें थी शहरी स्थानीय निकाय में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी संख्या के अनुपात पर सीटों की आरक्षण होगी, ये दूसरी बात थी 74 आर्टिकल्स की।
महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करना, यह भी 74 आर्टिकल्स में दी गई थी। कहते हैं अगर 73वें संशोधन के अनुसार पंचायती राज्य स्वशासित संस्थाओं के चुनाव करवाने हेतु गठित राज्य चुनाव आयोग शहरी स्थानीय स्वशासित संस्थाओं के भी चुनाव करवाएगा। देखिए ये भी बात इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये 73वें संशोधन में था, यानी 74वें संशोधन में नहीं है। ठीक है, 73 आर्टिकल्स में था। ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 11वीं क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, पंचायती राज्य संस्थाओं के वित्तीय मामलों को देखने के लिए गठित राज्य वित्तीय आयोग स्थानीय शहरी स्वशासित निकायों के वित्तीय मामलों को भी देखेगा। ये प्रावधान किया गया था। उसके पश्चात शहरी स्थानीय स्वशासित निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया था और जल्दी भंग हो जाने की स्थिति में नए चुनाव 6 महीने के भीतर करवाने का भी प्रावधान किया गया था। ये 74 आर्टिकल में संशोधित किया गया था, जो कि काफ़ी जरूरी था। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कुछ ऐच्छिक प्रावधान जो राज्यों पर जो बाध्यकारी नहीं है, परंतु जिनको राज्य द्वारा लागू करने की अपेक्षा की जा सकती है। तो इसमें पहली बात यही आता है कि इस निकायों में संघ अथवा राज्य विधायकों के सदस्यों को मत अधिकार प्रदान करना होता है। दूसरा यही होता है कि पिछड़ी जातियों के आरक्षण के प्रदान करना, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात दी गई थी। करों और शुल्क और सीमा शुल्क और फीस इत्यादि के संबंध में वित्तीय शक्ति प्रदान करना भी इसी के अंतर्गत था ऐच्छिक के। नगरीय स्वशासन संस्थाओं को स्वायत्त बनाना और इस एक्ट द्वारा संविधान में जोड़ी गई 12वीं अनुसूचित में दर्ज कुछ अथवा सभी कार्यों को करने और आर्थिक विकास हेतु योजनाएं बनाने के लिए शक्तियों का हस्ताक्षरण भी इसी के अंतर्गत किया गया, जो कि काफ़ी ऐच्छिक के अंतर्गत आता है। उसके पश्चात देखा जाए तो 70वें संशोधन के अनुसार अब सभी राज्यों में नगर निगम और नगर स्वशासन की संस्थाओं के सामान्य रूप से एक ही प्रकार में नियंत्रण किया जाता है। परंतु आपको याद रखना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन अभी तक राज्य सूची का एक विषय है और इस प्रकार 73वां और 74वां संशोधन स्थानीय स्वशासन के संबंध में राज्यों को एक ढांचा प्रदान करता है। यानी जो ये संशोधन हुई 73 और 74 आर्टिकल्स, वो कई मायने में इंपॉर्टेंट था और राज्य को एक ढांचा, एक रूप देने के लिए अग्रसर हो गया। इस तरह 5 साल के नियमित अंतराल के बाद स्थानीय निकाय का चुनाव कराने के लिए हर राज्य में एक चुनाव आयोग गठित होती है। स्थानीय निकाय के वित्तीय और नियमित करने के लिए एक वित्तीय आयोग होता है और नगर निगम और नगर पालिका में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटें आरक्षण होती है। शहरी और ग्रामीण सभी स्थानीय निकायों में स्त्रियों के लिए 1/3 सीट का जो है आरक्षण करने का ये 74 आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं 74 आर्टिकल जब लागू किया गया तो ये सभी राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट था, सभी सिटी के लिए इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था किया गया, म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया। आज देखो कि बड़े बड़े नगरों में जो है नगर पालिकाओं की जो है स्थापना किया गया और नगर पालिका और नगर निगम जो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। अब यह कंफ्यूज हो गए कि नगर निगम और नगर पालिका अलग है। नहीं दोस्तों, ये दोनों एक ही है, लेकिन कहीं नगर निगम के नाम से जाना जाता है और कहीं नगर पालिकाओं के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों का मतलब एक ही होता है। सिर्फ आपको ये समझना है कि इसका कार्य जो होता है, आपके जितने भी स्ट्रीट लाइट की हो गई, आपका सीवेज की प्रॉब्लम हो गई, डिस्पेंसरी खोलना, ठीक है, रोडों को बनाना है, तो सारे के सारे जितने भी मेंटेनेंस के कार्य होते हैं सब जो है नगर निगम या नगर पालिका के अंतर्गत ही आते हैं। So our next topic is the composition. Composition is the most important here. The municipal body are constituted of the person chosen by the direct election from the territorials or constituencies in the municipal area. However, the legislature of a state may be a law provide from the presentation in the municipal body of person having a special knowledge or experience of municipal administration. The member of Rajya Sabha and Lok Sabha and their other member legislatives is a Council and Legislative Assembly of the state representing a constitutionally which is compressed voice as a party of the municipal area and the chairpersons of board or committee. There is the most important board of committee. Empowerment of the weaker section of the society and the women by the reserving the seat for the such a group is one of the important constitutionally provision of the constitutional amendment. The office of the chairperson are also be reserved for the SC, ST and women, thus at the least 1 year out of 5 year duration of the municipal corporation of Delhi. The office of the mayor is the reserved for the women and the 1 year reserved for the councillor of scheduled caste.
It is given a term of 5 years to be a municipalities, and if any of them to be dissolved, it must be given and the opportunity of begin added. And the next year, to be able to understand the composition of the urban local body, we give below a very brief account of Municipal Corporation of Delhi. This corporation covers entire area of Delhi, except a small portion of the New Delhi, where a seat of union government is situated. The corporation has the 136 elected as a member or councillor, and they are directly elected for to the single member ward on the basis of the universal adult franchise, and several seats are reserved for a woman and scheduled caste. It is elected for the 5 year. Inside there are 15 personnel nominated by the Delhi Legislative Assembly. The corporation function through their various committees. The standing committee began to the most important. The political head of the corporation is the mayor, elected by the councillor for 1 year. A civil servant called to municipal commissioner is an administrative head. Most other corporations are generally based on this pattern. यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है संगठन, देखिए संगठन का मतलब कॉम्पोजिशन होता है। अब इस संगठन का अर्थ क्या होता है? आपने देखा कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको संगठन के नाम से भी जाना जाता है। नगर पालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय जो है निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने लोगों से नगर स्वशासन की जो है संस्थाएं गठित होती है, परंतु किसी राज्य के विधायकी कानून बनाकर किसी नगर निकाय में नगर प्रशासन में जो है विशेष ज्ञान अथवा अनुभव रखने वाले लोग राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं की विधान परिषद के सदस्यों को जो उस क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि पूरा या उस क्षेत्र का एक भाग हो सकता है, अथवा बोर्ड कमेटी की अध्यक्षता के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी कर सकता है। तो ये संगठन आता है कि इनका एक प्रावधान होती है, चाहे वो राज्य के सदस्य के रिगार्डिंग हो या लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं या विधान परिषद के अंतर्गत हो। कहते हैं समाज के कमजोर वर्गों तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऐसे समूह हेतु सीटें आरक्षित करना इस संविधान संशोधन का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए अध्यक्ष के पद भी आरक्षित किए गए हैं, क्योंकि ये जरूरी भी है, क्योंकि इससे महिलाओं का जो है काफ़ी प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। और इस प्रकार दिल्ली नगर निगम के 5 वर्ष के कार्यकाल में कम से कम 1 वर्ष के लिए जो है महापौर का पद किसी महिला और एक अन्य वर्ष के लिए किसी अनुसूचित जाति के पार्षद के लिए आरक्षित होती है। देखिए ये प्रावधान किया गया है, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन कहते हैं हम जिस समय अब जिस काल में आज आ चुके हैं वहाँ पर इन बातों का कोई प्रायोरिटी नहीं दी है। कहते हैं आज हर महिलाएं अपने योग्यता के अनुसार वो ऊंचे से ऊंचे और इवन कि भारत का प्रथम व्यक्ति भी बन चुके हैं, राष्ट्रपति के भी बन चुके हैं। तो यहाँ पर जनजातियों की इतनी आरक्षण भी सही नहीं है। कहते हैं जिसके योग्यता जितना होगा उसको उसी प्रकार से हमें जो है अध्यक्ष बनाना चाहिए या सीट देना चाहिए, बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आधुनिक युग में आ चुके हैं और यहाँ पर कोई जाति जनजाति नहीं है। यहाँ पर सब एक समान है, सबको एक समान लेके जो है अपना जीवन यापन करना चाहिए और सबको जो है एक ही तरह से जो है वैल्यू देना चाहिए। कहते हैं जाति उति के जो नाम से जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि कहते हैं कई जगहों पे आरक्षित की जो है मुद्दा उठ रही है, लेकिन कई जगह पर इसका विरोध भी हो रहा है। तो सरकार को एनालाइज करना चाहिए कि भाई क्या सही है और क्या गलत है, कुछ ऐसा रूल रेगुलेशन बनाए जो सभी के लिए जो है न्याय उचित हो। कहते हैं शहरी स्थानीय निकाय के संगठन को समझ पाने के लिए हम नीचे दिल्ली नगर निगम का बहुत संक्षिप्त ब्यौरा देते हैं। यह निगम नई दिल्ली के थोड़े से भाग को छोड़कर जहां संघीय सरकार स्थित है पूरी दिल्ली क्षेत्र को देखते हैं। निगम के कहते हैं 134 निर्वाचित सदस्य यानी 34 जो है निर्वाचित सदस्य हैं और उन्हें सार्वभौमिक व्यास को मताधिकार के आधार पर एक सदस्य बोर्ड के सीधे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित भी किया जाता है। यानी इसका अर्थ यही हुआ कि जिनको जो 18 वर्ष की उम्र पास हो चुका हो वो वोट दे के जो है अपने प्रत्याशी को चुनते हैं वोट दे के और उसको निर्वाचित करते हैं। महिला और अनुसूचित जातियों के लिए कई सीटें आरक्षित भी की गई है, इन्हें 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और इसके अतिरिक्त इनमें दिल्ली जो है विधानसभा द्वारा मनोनीत 15 सदस्य होते हैं। निगम कई कमेटियों के माध्यम से काम करती है और स्थानीय समिति उन्हें सबसे महत्वपूर्ण है। निगम का राजनीतिक मुखिया महापौर भी होता है और जिसे परिषद का 1 वर्ष के लिए चुनते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी जिसे नियमायुक्त कहा जाता है, इसका प्रशासनिक मुखिया होता है। अधिकांश नगर निगम इसी प्रतिमान पर आधारित भी होता है।